नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और बेहतरीन टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ की ये पहली क्लास है जिसमें हम मीनिंग, फैक्टर्स और टेक्निक को डिस्कस करेंगे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कि कंपटीशन प्लस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जैसे कि आप यूजीसी नेट, पीएचडी का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, इनका एग्ज़ाम दे रहे हो तो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो ये है ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, नीड टू होल्ड इन्वेंट्रीज, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव, रिस्क एसोसिएट विथ इन्वेंट्री, कॉस्ट एसोसिएट विद इन्वेंट्री और फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेंजर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री और टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बात करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होती है। देखो, इन्वेंट्री का मीनिंग होता है वो सारा आइटम, वो सारा स्टॉक जो एक बिजनेस को जो ऑर्डिनरी उसका जो फंक्शन है, लाइक सेल करना, प्रोडक्शन करना, उसके लिए जो वह स्टॉक रखता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इसमें उसका रॉ मटेरियल, WIP स्टॉक और उसका फिनिश गुड्स, इन तीनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री क्या होती है इसको हम यहाँ से देखते हैं। द इन्वेंट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एग्रीगेट्स ऑफ दोज आइटम्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि टेंजिबल दिखने वाली वो संपत्तियाँ, वो एसेट्स जो इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट करती है वो होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सेल करने का जो सामान्य प्रक्रिया है उसके लिए बिजनेस में उसको होल्ड किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, यानी इस सेल को करने के लिए प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो स्टॉक रखा जाता है वो to be currently consumed in the production of goods or services to be available for sale। और प्रोडक्शन करने के बाद उनका फिनिश स्टॉक बनेगा जो कि सेल के लिए अवेलेबल होगा। इन सब को हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री कहेंगे। Thus, inventory means and includes any one or all of the following। इन्वेंट्री में या तो इन तीनों में से कोई या फिर ये तीनों को ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स, इन सबको हम इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। अब इन्वेंट्री क्या होती है, जैसे रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल यानी कि हमने यहाँ कॉटन इंडस्ट्री को यहाँ पे लिया है कि जो कॉटन है वो उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। फिर इनको WIP में प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे तो जो थ्रेड्स होंगे, जो धागे होंगे, वो उसका WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हो गया। और इससे जब कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो ये कपड़ा उसके लिए क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा। तो इन सब का जो स्टॉक होता है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। हिंदी में इसको स्कंद कहा जाता है, स्कंद प्रबंध इसको कहते हैं। बात करते हैं नीड क्यों है हमें इन्वेंट्री को रखने की, यानी एक बिजनेस में इन्वेंट्री क्यों रखी जाती है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेंट्री होल्ड की जाती है। तो पहला आता है कांस्टेंट प्रोडक्शन। अब हमें इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर होता रहे बिना किसी इंटरप्शन के। तो रेगुलर प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ेगा। कैसे, यानी आपका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में हमें कंटिन्यू मटेरियल की नीड होती है। तो आपके यहाँ अगर रॉ मटेरियल होगा तभी हम उसको प्रोडक्शन में आगे प्रोसेस करवा पाएंगे। यदि प्रोडक्शन में जीरो हो गया, फिर यहाँ रॉ मटेरियल भी जीरो हो गया, उसके बाद हम अगर ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर हमें ऑन द स्पॉट नहीं मिलता। तो ऑर्डर ऑन द स्पॉट नहीं मिलता, इसलिए हमें कुछ इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वह रेगुलर मोड में होता रहे। सेकंड, मिनिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हमें आगे हम देखेंगे कि ऑर्डर हमें करना है तो कब करना है, कितना करना है, एक साथ में कितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर करना है। तो ये सब हम मैनेज करेंगे तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वह क्या हो जाएगी, कम से कम होगी। हम वहाँ उसको ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है। टू गेट क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कई बार जो सप्लायर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि यदि आप बल्क में इतनी क्वांटिटी
बाई करते हो तो आपको इतना % का एक्स्ट्रा या एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम इस डिस्काउंट को अवेल कैसे करें, उसके लिए हमें इन्वेंट्री का मैनेज भी करना होगा, कुछ इन्वेंट्री हमें होल्ड भी करनी होगी। सेल्स लॉस प्रिवेंशन। अब जैसे मान लो अगर अपना स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, अपना स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो मार्केट में हमारा जो गुड्स है वह कम हो जाएगा। इससे हमारी गुडविल पे असर, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो गुडविल पे असर होगा तो हमें कई तरह का लॉस, अपने को फाइनेंशियली लॉस तो होगा ही होगा, साथ में अपन को गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस को लॉस होगा। तो उस लॉस से प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्वेंट्रीज होल्ड करनी पड़ेगी। फिर है यूज ऑफ कैपेसिटी, यानी अपने जो प्लांट है उस प्लांट की टोटल कैपेसिटी को यूज करना है तो हमें इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी। उस इन्वेंट्री को होल्ड करके हम अपनी जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज यूज कर पाएंगे। फिर है मिनिमम प्राइस। जब हमारी कॉस्ट कम होगी, जब हमारे लॉस कम हो जाएंगे, हमारी कैपेसिटी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज होगी और हमारा प्रोडक्शन रेगुलर चलता रहेगा, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में प्राइस भी क्या रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी या कम रहेगी। और जब प्राइस कम रहेगी तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड भी मार्केट में बनी रहेगी, तो वो भी हमें एक फ़ायदा होगा। तो ये वो सारे रीज़न हैं जो हमें बताते हैं कि हमें बिजनेस में इन्वेंट्री को होल्ड क्यों करना चाहिए। अब हम इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इंटरेस्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो जो लॉर्ड जेमकिंस है वो बताते हैं कि हमें कैश की नीड क्यों होती है। तो 3 वो मोटिव बताते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इन तीनों ही जो केस को रखने की जो 3 कैटेगरीज है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वेंट्री को भी समझ पाएंगे। ट्रांजैक्शन मोटिव हमें कहते हैं इट हेल्प्स स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स, यानी अगर हमारे पास इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज रहेगी तो ये हमारे प्रोडक्शन और सेल्स को स्मूथ बनाएंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव बताते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द फर्म अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी जो अनिश्चितता की रिस्क है, जो जोखिम है, उससे हमारी फर्म बची हुई होगी। ये हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव है। और फिर बात करते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव, दैट बेनिफिट द फर्म ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी आपने अगर सही स्टॉक को मैनेज किया हुआ है, सही स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है, तो मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इससे हमें कई तरह का बेनिफिट भी मिल जाता है और कई तरीके का नुकसान होने से भी बच जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्पेक्युलेटिव मोटिव है। बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये जो आपका स्टॉक है, इस स्टॉक में हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और इस स्टॉक से हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है या मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। इस प्रोसेस का ही नाम क्या है दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। समझ लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी हमने स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को मिनिमम बनाए रखते हुए हमें उससे मैक्सिमम रिटर्न लेना है। इसी को ही बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल वो तरीका है जो मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को बनाए रखते हुए इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम इनकम प्राप्त करने का मोटिव से किया जाता है। अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, यानी कि हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड हो गए अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें पहला ही है रेगुलर फ्लो ऑफ मटेरियल्स, यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारे जो मटेरियल है उनका रेगुलर फ्लो होता रहे, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के। ये हमारा ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ता है। सेकंड, मिनिमाइजिंग रिस्क। अब यदि क्योंकि कई तरह की रिस्क होती है स्टॉक के साथ, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रिस्क हो गई प्राइस के डिक्लाइन होने की, रिस्क हो गई ऑब्सोलेसेंस की यानी कि आउट ऑफ फैशन होने की। तो उन सारी रिस्क को अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हमें इन्वेंट्री को प्रॉपर
मैनेज करना होता है। फिर है अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमारे 3 तरह के स्टॉक है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। अब अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और आगे फिनिश्ड स्टॉक भी हमारे पास नहीं होगा। वहीं अगर फिनिश्ड गुड्स हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मार्केट में डायरेक्ट ये हमारे गुडविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसको आप यूँ समझो कि आपके मोहल्ले में ही, आपके गाँव में कोई दुकान है, कोई शॉप है, उस शॉप पर आप जाते हो कि भाई साहब मैगी देना, उसने कहा मैगी तो अभी आई हुई नहीं है, ऐसा एक बार कहा। फिर कभी आप गए और आपने कहा कि भाई साहब टमाटर सॉस देना, उसने कहा टमाटर सॉस तो अभी आया हुआ नहीं है। फिर आपके माइंड में क्या हो जाएगी, उस दुकान के पास आधी सी चीज़ें मिलती है और आधी चीज़ें नहीं मिलती है, तब आप उस दुकान पे जाना अवॉइड कर दोगे। कभी शहर की तरफ जाओगे तो वहीं से ही थैला भर के आप चीज़ें ले आओगे। तो इसका एक क्या मतलब हुआ, उस दुकान की जो गुडविल है वह क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसकी ज़्यादातर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती है, उसका स्टॉक आउट रहता है, तो अपने आप उसके कस्टमर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके की रिस्क को अवॉइड करना भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की। इन्वेस्टमेंट ऑफ मिनिमम फंड्स, यानी हम हमारे स्टॉक में कम से कम फंड को इन्वेस्ट करें। कैसे, यानी आगे हम देखेंगे कि हर स्टॉक का एक मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, और मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करने के लिए हमें उनमें पैसे को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम कम से कम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें और हम उससे क्या कर सके, जो हमारी स्टॉक की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना हमारा इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारा प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के होता रहे, रिस्क को हम कम करें और हमारा स्टॉक कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। वहीं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम हो और हमारी जो कॉस्ट है वह क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। ये हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के साथ कौन कौन सी रिस्क एसोसिएट होती है। पहला है प्राइस डिक्लाइन, यानी आपने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, उसका प्रोडक्शन किया और आपने इधर बड़ा सा स्टोर भर दिया फिनिश्ड स्टॉक का। अब फिनिश गुड्स का भर दिया, मार्केट का सीनेरियो आया और मार्केट के सीनेरियो में उस चीज़ के जो प्राइस है वह क्या हो गए, कम हो गए। तो आपको तो सीधा का सीधा नुकसान हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने फिनिश गुड्स बना दिया और अब उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। अब कम हो गई तो आपको इसका सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये भी एक रिस्क एसोसिएट रहती है इन्वेंट्री के साथ। सेकेंड है प्रोडक्ट डेप्रीशिएशन, यानी आपने जो फिनिश गुड्स बना के रख दिया तो धीरे धीरे टाइम निकलेगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी होगा, यानी कि वह समय के साथ हम ये कहेंगे उस पर ह्रास होगा, समय के साथ वह कम होता चला जाएगा। तो उसकी वैल्यू जब कम होती है तो ये भी एक रिस्क उसके साथ एसोसिएट होती है। फिर है ऑब्सोलेसेंस, यानी कि फैशन से बाहर होना, आउट ऑफ फैशन हो जाना। तो आपने कोई खूब सारी चीज़ें बनाई, जैसे मान लो आज सपोज करें सेल्फ स्टिक आई, आज से 6 से 8 साल पहले सेल्फ स्टिक का खूब अच्छा ज़माना था। अब किसी कंपनी ने बहुत सारी स्टिक्स बना के रख दी तो आज तो सेल्फ स्टिक को कोई नहीं खरीदता, ये अब आउट ऑफ फैशन चीज़ हो गई है। तो इस तरीके की रिस्क भी हमारे सामान के साथ, हमारे गुड्स के साथ, प्रोडक्ट के साथ अलाइड होती है। तो हमें इसका भी माइंड में ध्यान रखना होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन रिस्क को ही मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट कौन कौन सी है जो इन्वेंट्री के साथ एसोसिएटेड होती है। बात कर लेते हैं एक एक कॉस्ट को। पहला आता है मटेरियल कॉस्ट। इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो परचेज प्राइस, जिसमें से हम डिस्काउंट माइनस करके हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे लाइक फ्रेट चार्जेज, सेलिंग एक्सपेंसेज जो इनडायरेक्ट होंगे, उनको ऐड करके हम मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है आप एक बार में जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस ऑर्डर की क्या कॉस्ट आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी इसमें परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग एंड सेटअप कॉस्ट इसमें इंक्लूड की जाती है और इसकी कैलकुलेशन पर ऑर्डर पर फिनिश्ड यूनिट की जाती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो आपके गोडाउन में पहुंच गया, आप सामान गोडाउन में पहुंच गया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज
कॉस्ट आपको देनी होगी, उसमें आपको ज़रूरत के हिसाब से लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको एसी की या कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको रखना पड़ेगा। आपको उसके लिए गार्ड को नौकरी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको केयर करने की कॉस्ट है। तो उसकी रखने की कॉस्ट क्या कही जाती है, इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग का रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ऑब्सोलेसेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर आपका स्टॉक आउट होता है तो ये आपकी गुडविल को डिक्रीज करता है। लॉस ऑफ मशीन आवर्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये आपके प्रॉफिट को भी कम करता है। तो ये स्टॉक आउट की कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट है जो इन्वेंट्री के साथ एसोसिएटेड होती है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री और फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या क्या फंक्शन करते हैं, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट होने से किस तरीके के बेनिफिट होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो पहला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो जाता है। इकोनॉमी इन परचेजिंग, यानी हम जब एक बार में ऑर्डर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमारी ऑर्डरिंग की कॉस्ट को क्या करती है दोस्तों, मिनिमाइज करती है। तो जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो जाहिर सी बात है हमें परचेज करने में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो परचेजिंग में हमें कई तरह की बचत होती है। हमारा प्रोडक्शन रेगुलर रहता है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता। टू अवॉइड मटेरियल लॉसेज, हमारे कई तरीके की जो मटेरियल लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं या अवॉइड होते हैं या उनसे हम बच जाते हैं। फिर है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, हमें हमारे रिजल्ट का नॉलेज रहता है कि क्योंकि हमने प्रॉपर मैनेज किया है तो हम बता सकते हैं कि हाँ, तब तक हम श्योर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास जो कस्टमर है, आप उनको श्योर कर सकते हो कि आपको इतने दिन बाद डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने प्रॉपर मैनेज किया हुआ है और आपको पता है कि हम कब तक प्रोडक्शन कर लेंगे। फिर है मेंटेन ए ऑप्टिमम स्टॉक्स, कई तरीके के स्टॉक्स होंगे, वो रॉ मटेरियल स्टॉक होंगे, वो WIP होगा और फिनिश्ड गुड्स होगा। तो उनमें आप एकदम ऑप्टिमम लेवल पे उनको मेंटेन कर पाओगे। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मैनेजमेंट को आप प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओगे, प्रॉपर एस्टिमेट मैनेजमेंट लगा पाएगा कि हाँ हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है। तो ये वो सारे फंक्शन हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने से हो जाते हैं, या ये सारे बेनिफिट है जो हो जाते हैं। अब बात करते हैं डेंजर्स ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री को रखा है बिजनेस में तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं या होते हैं। तो पहला है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, यानी जो इन्वेंट्री में जो अननेसेसरी का इन्वेस्टमेंट हो गया, एक तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वह ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि आपने स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन किया नहीं, आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया तो गोदाम में एक्स्ट्रा आपने सामान रख दिया, एक्स्ट्रा सामान रखा तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वह भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो आपकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट के बढ़ने से आपके प्रॉफिट डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे डिक्रीज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट वो जो फंड्स है वो ज़्यादा ब्लॉक होंगे, और वो फंड्स ज़्यादा ब्लॉक होंगे तो उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, आपके वो पैसे वहाँ बेवजह ब्लॉक हो गए और ये आपके प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। सेकंड है इंक्रीज इन दी स्टॉक कैरिंग कॉस्ट। अभी हमने बात करी गोदाम में एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहेगा तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लॉस ऑफ लिक्विडिटी, यानी जो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे वो पैसा आपने कहीं और फंसा दिया है तो आपको लिक्विडिटी का लॉस होगा। फिर है डेप्रिसिएशन इन स्टॉक क्वांटिटी, अब ज़रूरत से ज़्यादा आपने स्टॉक रखा हुआ है और हमने कहा स्टॉक के साथ डेप्रिसिएशन अलाइड होता है तो वहाँ डेप्रिसिएशन भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये वो सारे क्या है पॉइंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री होने पर हमारे लिए किस तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की नेचर किस तरीके की है, वह बिजनेस की नेचर से अफेक्ट होगा कि हमें इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। हमारा बिजनेस रेगुलर मोड में चल रहा है या ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, या सीजनल हमारा बिजनेस है, या फिर हमारा बिजनेस इस तरीके का है कि
हमें उसमें एनी टाइम स्टॉक को मेंटेन रखना ही होता है। तो किस बिजनेस की नेचर हमें डिसाइड करवाती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा। सेकंड है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का मतलब होता है कि आपका स्टॉक कितने टाइम में सेल आउट हो जाता है और वापस पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टर्नओवर पीरियड है इससे भी डिसाइड होता है कि आपको कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन। यदि फाइनेंशियल पोजीशन इंस्टीट्यूशन की अच्छी है तो वह मिनिमम स्टॉक लेवल को इजीली मेंटेन कर पाता है। इजीली मेंटेन कर पाता है तो उसके आगे के ऑपरेशनल वर्क भी इजीली हो जाते हैं। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड किस तरीके का है, पॉजिटिव एटीट्यूड है इनको लेकर तब अलग सीन रहता है। और मैनेजमेंट का एटीट्यूड थोड़ा अलग है, प्रॉपर एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा है मैनेजमेंट, प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहा है मार्केट की, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी हमारे इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। हमारा प्रोडक्शन साइकिल पीरियड कितना है, यानी अभी हमने कहा हम केस लगाकर उसको बेचने तक हमारा जो प्रोडक्शन पीरियड है वो कितना बड़ा है। यदि ये पीरियड छोटा है तो हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, अगर बड़ा है तो ज़्यादा करना पड़ता है। सेल्स ऑन एग्रीमेंट, यानी हमारा सेल किस तरीके का है, किस तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है वो इसको इफेक्ट करेगा। यानी कि हम कैश में परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। फिर है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड फैशन। फैशन कितनी मार्केट में स्टेबल हो पा रही है, प्रोडक्ट हमारा कितना ड्यूरेबल है, क्या प्रोडक्ट जल्दी ख़त्म होने वाला है या ड्यूरेबिलिटी वाला है, तो वो सारे डिसाइड होते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा इन्वेंट्री में। फिर है इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमें कई तरह की इकोनॉमीज मिलती है, तो इकोनॉमीज यदि ज़्यादा मिलेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे होंगे, और यदि हमें नुकसान ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो गए। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब हम इस क्लास की लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं जहां हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स है जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करती है। यानी हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री को हमें मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रखना है और रिटर्न को मैक्सिमम रखना है। तो इस बात को या इस को पूरा करने के लिए कोई तो मेथड होंगे जिस मेथड से हम ये सारे काम करते हैं। तो एक एक को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज फ्लो चार्ट से, और आगे की क्लास में हम इसके सबको सेपरेटली लेंगे। तो दो टेक्निक्स होती है दोस्तों। एक तो होती है मॉडर्न टेक्निक्स जो अभी हम रिसेंटली यूज करते हैं, और वो टेक्निक्स जो कई सदियों से या कई लंबे टाइम से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे पास है EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, रीऑर्डर पॉइंट, फिक्स्ड स्टॉक लेवल्स एंड सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स। और सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स में हम बात करते हैं ABC एनालिसिस की, वेड एनालिसिस की, SDE एनालिसिस की और FNS एनालिसिस की। हम इन सब को सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस इसकी आगे की रहने वाली है। ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, टू बिन सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक ऑर्डर सिस्टम। तो ये हमारी सारी ट्रेडिशनल टेक्निक है और ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है। तो मॉडर्न टेक्निक में आपने देखा होगा यहाँ से बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, और EOQ तो ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार UGC नेट में एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। रीऑर्डर पॉइंट लेवल, और ये जो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे ये BCom की जो एग्ज़ाम होती है यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बात करेंगे आगे। तो हमारी जो क्लास है दोस्तों, मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की EOQ की क्लास हमारी कंटिन्यू है, आप जाकर वो देखिए प्लेलिस्ट में। और इस सारी चीज़ों के नोट्स और PDF है आपको इस हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हर तरीके का जो आप क्लास चाहते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लास हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की क्लास हो, वो करियर एजुनेस्ट पे आपको मिलती है। यदि आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बात ज़रूर शेयर करें। जल्द ही मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।